सो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर हमने पूरा कर लिया था। अब उसके कुछ इंटेक्स्ट क्वेश्चंस बचे हैं, वो बाकी है। ठीक है, एक बार अगर ये न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी हमने कर लिए ना, उसके बाद आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। आई नो, मैं मानती हूँ कि कुछ बच्चों को इस चैप्टर में ना प्रॉब्लम रहती है, पूरे सेशन में प्रॉब्लम रहती है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स नहीं होते, कंसेप्ट नहीं समझ आता, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्यों निकालते हैं, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्यों निकालते हैं, रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होता है। जैसे जैसे अपन न्यूमेरिकल करेंगे, इन टेक्स्ट के ओवरऑल 10 to 12 न्यूमेरिकल्स है। 10 to 12 न्यूमेरिकल में हर न्यूमेरिकल में अलग अलग कंसेप्ट होगा, और वो कंसेप्ट मैं साथ साथ में बताते हुए चलूंगी। हाँ, वीडियो की लेंथ जरूर बड़ी हो सकती है, लेकिन आपको समझ आएगा, ये मेरी गारंटी है। ओके, तो आज के वीडियो में हम सिर्फ दो न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं, इसको आप अच्छे से समझिए। पहली बात तो ये कि रिडक्शन पोटेंशियल वो होता है जो अपने आप का रिडक्शन करता है, ऑक्सीडेशन वो होता है जो अपने आप का ऑक्सीडेशन करता है। अरे ये तो नाम में ही काम है, ये तो हमें भी पता है, लेकिन करता कैसे? रिडक्शन मतलब जो दूसरे से इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता रखेगा। ठीक है, नॉन मेटल होता है वो इलेक्ट्रॉन देता नहीं है। आप पढ़ते आ रहे हो 10th से, चलो 9th 10th में तो इतना फिर भी केमिस्ट्री पे बच्चे नहीं फोकस करते, आई नो, बट 11th क्लास में ये चीजें पढ़ी है, बेसिक चीजें पढ़ के आए हो। तो नॉन मेटल नॉर्मली क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन देता नहीं, इलेक्ट्रॉन लेने की रखता है ना, टेंडेंसी लेने की रखता है। बट मेटल होता है जो इलेक्ट्रॉन देने की रखता है, ले 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 ले, मेरे पास बहुत इलेक्ट्रॉन है, तू ले ले, मतलब ऑल टोटली मेटल इलेक्ट्रॉन देने की रखता है। तो ऑक्सीडेशन अपना वो करेगा जो अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन देने को बेबस होगा। वो अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन देने को बेबस होता है कि यार कोई तो इलेक्ट्रॉन ले लो, कोई तो इलेक्ट्रॉन ले लो, ऐसे वो करेगा अपना ऑक्सीडेशन। इलेक्ट्रॉन दिया और ऑक्सीडेशन अपना अपने आप को ऑक्सीडाइज कर लिया, अपने आप में ऑक्सीडाइज हो गया। ठीक है, रिडक्शन वो होता है जो इलेक्ट्रॉन लेने को बेबस रहता है, लालची होता है एक तरीके से, इलेक्ट्रॉन दे दे, इलेक्ट्रॉन दे दे, इलेक्ट्रॉन दे दे। अच्छा, एक बात और, जो ऑक्सीडेशन होता है ना वो हमेशा नेगेटिव आता है, रिडक्शन हमेशा पॉजिटिव आता है। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू नेगेटिव क्यों आती है और रिडक्शन की पॉजिटिव? क्योंकि ऑक्सीडेशन अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है, उसके अंदर से कमी हो रही है। जैसे मान लो आप दो दोस्त हो, एक दोस्त ने आपको 100 रुपए उधार दिए, या आपने एक दोस्त को उधार दिए, चलो आप ऐसे कंसिडर करो, आपने किसी को 100 रुपए उधार दिए, तो आपने अपना एक तरीके से अपने अंदर से कोई चीज निकाल दी। वैसे ऑक्सीडेशन, कोई मेटल, कोई भी एलिमेंट अपने अंदर से जब इलेक्ट्रॉन निकालता है वो अपने आप को ऑक्सीडाइज करता है। तो आपने अपने पॉकेट से निकाल के उसको 100 रुपए दे दिए, अब आपके पास कमी है 100 रुपए की। मान लो आपके पास 500 थे, 100 रुपए आपने दे दिए, तो अब आपके पास 400 है, तो आपके पास कमी आई कि नहीं आई? लेकिन इसीलिए ऑक्सीडेशन पर नेगेटिव आता है, लेकिन रिडक्शन के पास पॉजिटिव आएगा। रिडक्शन के पास पॉजिटिव क्यों आएगा? क्योंकि उसके पास 100 रुपए आए हैं, मान लो उसकी पॉकेट खाली थी, जीरो बैलेंस था, लेकिन अब कितना हो गया? अब 100 रुपए हो गए उसके पास। तो ये रीजन है ऑक्सीडेशन का नेगेटिव, रिडक्शन का पॉजिटिव। अच्छा, मैं कुछ और भी बेसिक चीजें बता देती हूँ। आप ये देखते हो कि जिसकी वैल्यू ज्यादा होती है वो रिडक्शन, जिसकी मान लो कि कोई एलिमेंट है, ठीक है, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, रिडक्शन पोटेंशियल आर पे लिख रही हूँ ज्यादा है, रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ज्यादा है, तो वो अपने आप का रिडक्शन करेगा। मान लो किसी की रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू कम है, तो वो अपना ऑक्सीडेशन करेगा। इतनी बात समझ? जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा वो रिडक्शन करेगा ही करेगा, जिसकी कम वैल्यू वो अपना ऑक्सीडेशन करेगा। और जो रिडक्शन करता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाता है। जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाता है, और जो अपना ऑक्सीडेशन करता है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, वो रिड्यूसिंग एजेंट कहलाता है। इसका क्या मतलब है? इसमें बड़े बच्चे कंफ्यूज होते हैं, और इसके ना बेसिस पे मैंने क्वेश्चन करवा दिए हैं, आप जाके वीडियोस में देखो। फिर भी अगर नहीं मिलते वीडियोस, अगर नहीं क्वेश्चन सॉल्व होता तो आप कमेंट में जरूर बता देना। इसमें ना बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं, हर बार बच्चे गलत करके आते हैं, जिसको नहीं समझ आता उसके बेसिस पे। अरे गलत क्यों, कैसे? मान लो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा, उसने अपना रिडक्शन कर लिया। अब रिडक्शन किया तो सामने वाले को तो ऑक्सीडाइज किया ना, सामने वाले को तो ऑक्सीडाइज किया, मतलब वो गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वो सामने वाले को ऑक्सीडाइज कर सकता है। और मान लो जिसकी वैल्यू कम है रिडक्शन पोटेंशियल की, वो अपना ऑक्सीडेशन करेगा। वो अपना ऑक्सीडेशन करेगा तो सामने वाले को रिड्यूसिंग एजेंट, सामने वाले का एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा ना। कि जैसे मान लो कि जिंक है, जिंक ने अपने अंदर से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए और अपने आप का ऑक्सीडाइज कर लिया, अपने आप को ऑक्सीडाइज किया, तो किसी दूसरे को तो रिड्यूसिंग एजेंट, किसी दूसरे के लिए तो अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा ना। वही कॉपर ने क्या किया था, सेल वाला पढ़ के, गैल्वेनिक शेल, वही कॉपर ने 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके अपने आप का रिडक्शन कर लिया था, अपने आप का रिडक्शन कर लिया था। ठीक है, या यहाँ तक क्लियर? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वो होता है जब इलेक्ट्रोड पे एक चार्ज के बीच में पोटेंशियल एक तरीके से जमा हो जाता है। ठीक है, जैसे मान लो ये कि हमारा इलेक्ट्रोड होता है जो हम सॉल्यूशन के अंदर डिप करते हैं, यहाँ पे अंदर की तरफ पॉजिटिव चार्ज की लेयर बन गई, बाहर की तरफ नेगेटिव चार्ज की लेयर, और यहाँ पे जो पोटेंशियल क्रिएट होगा उसको हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। अब स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम तब स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालने का फॉर्मूला होता है, सॉल्यूशन फॉर्मूला होता है हमारा ये, ई सेल इज इक्वल ई राइट माइनस ई लेफ्ट। अब राइट साइड आपको याद होगा, तो राइट साइड होता है हमारा ई कैथोड, यानी कैथोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और ई एनोड का
इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। कैथोड पे अगर कोई बच्चा पढ़ के आया तो उसको पता है कैथोड पे रिडक्शन होता है, एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है। लेकिन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में अपन दोनों वैल्यू रिडक्शन पोटेंशियल की लेंगे। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में हम दोनों का रिडक्शन करवाएंगे। ऐसा क्यों करते हैं हम? ऐसा हम इसीलिए करते हैं क्योंकि अकेले एलिमेंट का हम कभी भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नहीं निकाल सकते। उसके लिए हमें किसी दो वैल्यूज को रेफरेंस करना पड़ता है। अब दो में हम हाइड्रोजन को हम हमेशा जीरो मानते हैं। हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है वो 0 वोल्ट कहलाता है। ऐसा क्यों? हाइड्रोजन को 0 क्यों माना? किसी और को भी तो मान सकते थे। हाइड्रोजन की एक ऐसे टेंडेंसी होती है जो इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है, दे भी सकता है, इसलिए उसको एवरेज है 0 मान लिया। मैंने पूरे डिटेल में वीडियो में समझा रखा है। अगर किसी बच्चे को पूरा जानने की व्यवस्था तो वो जाके वीडियो में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सर्च करो, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक डाल दूंगी। लेकिन अगर नॉर्मली जानना चाहता है कि हाइड्रोजन 0 क्यों, तो उसका रीजन यही है कि हाइड्रोजन मेटल और नॉन मेटल दोनों की तरह बिहेव करता है। क्लास 9 में आप पढ़ के आए हो पीरियोडिक टेबल के अंदर, है ना। तो इसका मतलब 0 वोल्ट हाइड्रोजन मान लेंगे। जब भी हम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालते हैं ना तो दो एलिमेंट को रेफरेंस करते हैं। तो हाइड्रोजन 0 है, मतलब जिसकी वैल्यू हाइड्रोजन से ज्यादा वो रिडक्शन करेगा, जिसकी वैल्यू हाइड्रोजन से कम, 0 से कम, वो अपना ऑक्सीडेशन करेगा कि नहीं करेगा। अब हमें कहा है कि हाउ वुड यू डिटरमाइन, आप कैसे डिटरमाइन करोगे? क्या स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल SEP, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द सिस्टम Mg+2 Mg, ये जो हमारा मैग्नीशियम है ये अपना एक तरीके से रिडक्शन कर रहा है, +2 से 0 चार्ज में रिडक्शन कर रहा है। तो रिडक्शन कर रहा है वो कैथोड पे आएगा। अब एनोड पे क्या आएगा? एनोड पे मैं हाइड्रोजन ले सकती हूँ। हाइड्रोजन क्यों ले रहे हैं? अरे अकेले एलिमेंट का कभी भी रिडक्शन पोटेंशियल नहीं निकाल सकते, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल नहीं निकाल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नहीं निकाल सकते, तो इसलिए मैं हाइड्रोजन लूंगी। तो हाइड्रोजन का क्या एनोड पे ऑक्सीडेशन करेगा? नहीं, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में दोनों ही अपना रिडक्शन करेंगे। देखो रिएक्शन आप कैसे लिखते हो? जब आपने स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल देखा था तो कैसे रिएक्शन देखी थी? आप क्या ले रहे थे? प्लेटिनम की एक वायर ले रहे थे, फिर आपने H2 गैस को 1 बार प्रेशर पे आप फिल कर रहे थे, 1 बार प्रेशर पे फिल कर रहे थे, तो वो H प्लस एक्वस आयंस में बन रहा था, 1 प्लस एक्वस H प्लस आयंस में बन रहा था ना, H प्लस आयंस में प्रोड्यूस हो रहा था। फिर हमने सॉल्ट ब्रिज यूज किया था। उसके बाद क्या था? Mg था, ठीक है, Mg सॉलिड था और फिर वो Mg+2 में कन्वर्ट हो रहा था, एक्वस आयन में, एक तरीके से आयन का फॉर्मेशन कर रहा था। तो आप यहाँ पे देखोगे तो आप कहोगे कि ओ जो हाइड्रोजन वो तो अपना ऑक्सीडेशन कर रहा है, लेकिन हम यहाँ पे हाइड्रोजन को रिडक्शन मानेंगे क्योंकि इससे हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। कैसे हो जाएगी? देखो ई सेल, ई कैथोड क्या है? Mg+2 से Mg बना रहा है, माइनस यहाँ पे H2 गैस बार से, सॉरी जो आयनाइज गैस थी H एक्वस से H2 गैस बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे भी रिडक्शन, यहाँ पे भी रिडक्शन, और H ये वाला तो हमेशा 0 वोल्ट होता है आपका 0 वोल्ट। और तो ई सेल आपका क्या आ जाएगा? जो ई सेल की वैल्यू होगी वो आपकी कैथोड यानी Mg के बराबर हो जाएगी, Mg+2 से Mg के बराबर हो जाएगी आपकी ई सेल की वैल्यू। यही आपका ओवरऑल आंसर है। एज स्टॉप आपको समझ आया होगा कि कैसे क्या होता है। और ये मैंने इक्वेशन कहाँ की लिख दी, फिर किसी बच्चे को नहीं समझ आ रहा, हाइड्रोजन स्टैंडर्ड हाइड्रोजन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड SHG के बारे में पढ़ के आयो। इसमें प्लेटिनम की वायर लेते हैं, एक बार प्रेशर पे हाइड्रोजन गैस को फिल करते हैं, फिर ये हाइड्रोजन गैस आयनाइज हो जाएगी तो 1 मोल कंसंट्रेशन, 1 मोल H प्लस कंसंट्रेशन पे Mg प्लस आयन को, Mg यानी जो मैग्नीशियम है इसको हम क्या करते हैं? डुबाते हैं उसके अंदर, फिर ये Mg प्लस अपना आयनाइज अपना एक तरीके से रिडक्शन कर लेता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर, पक्का समझ आया? एज स्टॉप कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन, ये क्वेश्चन इस तरीके से होते हैं। जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए आप इसको सेम इस वे में कर सकते हो। उसके बाद कैन यू स्टोर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इन जिंक पोट, हमें कहा है कि सॉल्यूशन देखो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन को, ये कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का फॉर्मूला होता है, ब्लू कलर का होता है, लिख लेना, ब्लू कलर का होता है। जिंक में आप क्या स्टोर कर सकते हो? आप 10th क्लास में डिस्प्लेसमेंट नाम के एक रिएक्शन पढ़ के आए हो। ये जो जिंक है ये कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा और ये खुद जिंक सल्फेट बना लेगा और कॉपर को क्या कर दिया? डिस्प्लेस कर दिया। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी, लेकिन ये डिस्प्लेसमेंट का रीजन क्या हुआ बता सकते हो? डिस्प्लेसमेंट का रीजन ये हुआ, क्योंकि जो हमारा जिंक होता है, जिंक इज मोर रिएक्टिव, zinc is more reactive than copper, so zinc is displaces copper, okay। ये रिएक्शन होती है, जिंक हमारा ज्यादा रिएक्टिव होता है। अब आपको हमें पता कैसे चलेगा कि कौन सा एलिमेंट किससे ज्यादा रिएक्टिव है, किससे कम रिएक्टिव है? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जिसकी मैंने ट्रिक बना रखी है, प्लीज आप जाके वो वीडियो देख लो, वो भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी और वरना आप सर्च भी कर सकते हो, ठीक है। सो एज स्टॉप क्लियर हुआ होगा ये दो क्वेश्चंस। सो थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट न्यूमेरिकल।